बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। वो गुर्रा कर बोली, वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है? मेरा दिमाग हसास है। कोई टेलीपैथी जानने वाला दुश्मन मेरी इजाज़त के बगैर दिमाग में नहीं आ सकता। मैंने तनवीमी अमल के ज़रिए पारस को अपना मुती और फर्माबरदार बनाया है, उसके दिमाग को लॉक किया है। उसके टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन हमें उसके ज़रिए ट्रैप नहीं कर सकेंगे। वो बोलते बोलते रुक गई। घूर कर पायलट को देखते हुए बोली, क्या तुम्हारा दिमाग हसास है या तुम योगा के माहिर हो? थैंक्स गॉड मैं हसास दिमाग रखता हूँ। मुझे कोई ख्याल ख्वानी के ज़रिए ट्रैप नहीं कर सकता। तुम खामखा परेशान हो रही हो। मंजिल पर पहुंचकर सुपरमास्टर ज़रूर बताएगा कि वो तुम्हें क्यों नज़रअंदाज करता रहा है। वो थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन पायलट की सीट के पास विस्की की बोतल देखकर रुक गई। वो बोतल आधी खाली हो चुकी थी। उसने पूछा, यह आधी बोतल तुमने पी है? को पायलट ने कहा, हम दोनों शेयर कर रहे हैं। क्या तुम दोनों को खुशफहमी है कि नशे की हालत में ख्याल ख्वानी करने वालों का रास्ता रोक सकोगे? हमारे पीने की एक हद है। तुम देख रही हो कि हम नॉर्मल हैं। जब नशा होगा तो बोतल बंद कर देंगे। कोयली ने आगे बढ़कर बोतल उठाई, फिर सख्त लहजे में कहा, अब एक घूंट भी नहीं पियोगे? वो बोतल लेकर कैबिन से बाहर आई। होस्टेस को बोतल देते हुए कहा, पायलट और को पायलट को अब एक पैग भी ना देना। फिर वो दोनों बॉडीगार्ड्स के पास आई। वो उठकर अदब से खड़े हो गए। उसने कहा, इस लम्हे से तुम दोनों मुझसे या किसी से भी बात नहीं करोगे, एक दूसरे को भी अपनी आवाज़ नहीं सुनाओगे, हत्ता के तन्हाई में भी बातें नहीं करोगे। यस मैडम। शट अप यू फूल। मैं मुंह से आवाज़ निकालने से मना कर रही हूँ और तुम मुझे जवाब दे रहे हो। आइंदा खामोशी से अहकामात की तामील करोगे। दोनों ने हाँ के अंदाज में सर हिला दिया। वो पारस के करीब आकर खड़ी हो गई। उसके साथ वाली सीट पर बैठ सकती थी, लेकिन उससे बैठा नहीं जा रहा था। परेशानी और बढ़ गई थी। पारस ने पूछा, क्या बात है? बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तुम्हें क्या जवाब दूं? जो बात समझ में नहीं आ रही है उसे ही बयान करो। पायलट कहता है अभी थोड़ी देर पहले सुपरमास्टर ने उसे गुफ्तगू की थी, जबकि मैं पार्टी लीडर हूं। उसने मुझसे बात नहीं की। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर आराम से बैठकर बातें करोगी और थोड़ी देर के लिए पार्टी लीडर की हैसियत से अपनी तौहीन को भुला दोगी तो ये मामला आसानी से समझ में आ जाएगा। वो बैठना नहीं चाहती थी। पारस ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया, फिर कहा, मेरी चंद बातों का जवाब दो, अभी बात समझ में आ जाएगी। जल्दी बोलो, क्या पूछना चाहते हो? सुपरमास्टर बेहद ज़हीन और हाजिर दिमाग हुआ करता है। तुमने उसे करीब या दूर से देखा है तो जवाब दो। क्या तुम्हारे ख्याल में वो ऐसे वक्त नादानी कर सकता है जबकि तुम मुझे अगवा करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रही हो? मुझे उससे ऐसी नादानी की तवक्को नहीं है। तवक्को की बात ना करो, यकीन से जवाब दो। मैं यकीन से कहती हूँ, वो मेरी सलाहियतों की बहुत कदर करता है, अहम मामलात में मुझ पर एतमाद करता है। मेरा दिल नहीं मानता कि आज वो मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। तो फिर बात आईने की तरह साफ है। सुपरमास्टर ने पायलट से राबिता कायम नहीं किया है। वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार है या बुरी तरह बीमार है। किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने पायलट को अपने काबू में कर रखा है। वो सोचती और समझती हुई नज़रों से पारस को देख रही थी। फिर बोली, बात समझ में आ रही है। तुम्हारे पापा ही ऐसा कर सकते हैं। अगर पापा होंगे तो सबसे पहले तुम्हें मजबूर करेंगे, पायलट के ज़रिए हुक्म देंगे कि तुमने मेरे दिमाग को जो लॉक किया है फिर अमल के ज़रिए खोल दो, ताकि वो बेटे से दिमागी राबिता कायम कर सकें। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। वो कोयली का हाथ आशिकाना अंदाज में थाम कर बोला, ऐसा कभी ना करना, वरना वो मुझे तुमसे छीन कर ले जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मेरा दिल कहता है मैं तुमसे बिछड़ कर कभी सुकून से नहीं रह सकूंगा। वो हाथ छुड़ा कर बोली, तुम सुकून से रहो या ना रहो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें हाथ से नहीं जाने दूंगी। तुम भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। सीधी सी बात है, पापा को अपने और मेरे दिमाग में आने ना दो। वो तैयारे को तबाह नहीं करेंगे। उन्हें मेरी सलामती अजीज़ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबतों में मुब्तला करेंगे
हम आइंदा हालात के मुताबिक अपने बचाव की तदबीर कर सकते हैं। तुम दुरुस्त कहते हो। मैं हमेशा दुरुस्त कहता हूं, मगर तुम मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देती हो। अब तुम इतने भी ज़हीन और मामला फहम नहीं हो कि मैं तुम्हारी हर बात दुरुस्त मान लिया करूं। ये तुम फजूल बातें करके मुझे असल मामले से क्यों हटा देते हो? ये क्यों नहीं सोचते कि पायलट को हमने किस तरह अपने काबू में करना है? उसे ख्याल ख्वानी के तिलिस्म से निकाला नहीं जा सकता, अलबत्ता हम उसे गोली मार सकते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? पायलट और को पायलट दोनों ही ख्याल ख्वानी के ज़ेर असर हैं। क्या तुम दोनों को गोली मार देने का मशवरा दे रहे हो? फिलहाल बचाव की यही सूरत है। कोयली बिगड़ कर बोली, क्या जहाज तुम्हारा बाप चलाएगा? यह तुम पायलट से जाकर पूछो। उसके दिमाग में रहकर मेरा बाप ही जहाज चला रहा होगा। वो नागवारी से बोली, मैंने तुम्हारी बड़ी तारीफें सुनी थीं। अफ्रीका के जंगलों में तुमने बड़े कारनामे दिखाए हैं। क्या ऐसी उल्टी खोपड़ी से कारनामे अंजाम देते थे? पायलट को मारकर जहाज को तबाह करना चाहते हो? इस तैयारे को मैं कंट्रोल करूंगा। क्या? वो हैरत से बोली, तुम और ये जहाज चलाओगे? बाबा साहब का इदारा एक बेमिसाल तरबियतगाह है। तुम कभी सोच भी नहीं सकती कि हम दोनों भाइयों ने इस इदारे में रहकर क्या कुछ सीखा है। वो हैरानी से सुन रही थी, फिर चौंक कर बोली, तुम मुझे फिर असल मामले से हटाकर फजूल बातों में लगा रहे हो। मैं पायलट को गोली मारने की नादानी नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे डींगे मारने वाले जवान मैंने बहुत देखे हैं। वो सीट की पुश्त से टेक लगाकर नीम दराज हुआ, फिर आंखें बंद करते हुए बोला, किसी मुसीबत के वक्त मुनासिब समझो तो मुझे जगा देना। वो दूसरी तरफ मुंह फेर कर मौजूदा हालात पर गौर करने लगी। पारस आंखें बंद करके सोच रहा था, पापा ने मेरे और कोयली के दिमागों को अपने तौर पर मुकफ्फल किया है। उनकी टेक्निक के मुताबिक हम दोनों सिर्फ उनकी सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकेंगे, बाकी दूसरे ख्याल ख्वानी करने वालों को महसूस करते ही सांस रोक लेंगे। फिर क्या बात है कि पापा मुझसे राबिता कायम नहीं कर रहे हैं? मैंने कोयली का आशिक बनकर उसके सामने पापा के खिलाफ कह दिया कि वही तैयारा अगवा कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पापा पायलट के दिमाग में आएंगे तो मेरे पास भी आकर अपने मौजूदा मंसूबे की तफसील समझाएंगे। ये कोई दूसरा ही चक्कर चल रहा है। वो अपनी सीट की पुश्त से टेक लगाए आंखें बंद किए आराम से लेटा हुआ था। जब यकीनी तौर पर कोई खतरा पेश आने वाला हो तो खौफ खाने, परेशान होने या फिक्रमंद होने से खतरा नहीं टल सकता, उसका हर हाल में सामना करना पड़ता है। दानिशमंदी यही होती है कि हौसले और खुद एतमादी से आने वाले वक्त का इंतज़ार किया जाए। कोयली ये सोच सोच कर झुंझला रही थी कि उन्हें ट्रैप करने वाला खामोश क्यों है, उन्हें अगवा करने का मकसद क्यों नहीं बता रहा है। शायद इसलिए कि वो यकीनन फरहाद है। उसका मकसद साफ जाहिर है, वो बेटे को रिहा करवा रहा है और मुझे कैदी बनाने वाला है। वो गुस्से से पारस की सीट के पास आई, फिर पांव पटक कर बोली, तुम्हारा बाप समझता क्या है? मेरा नाम कोयली ग्राहम है। आज तक कोई मुझे कैद नहीं कर सका। वो मुझसे सुपरमास्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकेगा। मैं तुम्हारे बाप को भी अपनी आंखों से सहरज़दा करके अपना गुलाम बना लूंगी। वो बोल रही थी और वो आंखें बंद किए यूं सीट पर नीम दराज था जैसे सो चुका हो। कोयली ने सख्ती से होंठ भींच कर उसे देखा। ये और ज़्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात थी कि बाप ट्रैप कर रहा था और बेटा आराम से सो रहा था। वो हमेशा से हुकूमत करने की आदी रही थी, अपने गुलाम की ये आराम तलबी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने एक कदम आगे बढ़कर जोर का थप्पड़ जमा दिया। वो हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक औरत यूं मालका बनकर उस पर हाथ उठाने की जुर्रत करेगी। उसने एक उल्टा हाथ रसीद किया। कोयली के हलक से चीख निकली, फिर वो दूसरी चीख निकालने के काबिल ना रह सकी। उसका सर चकरा गया था, आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। वो अपने पांव पर खड़ी ना रह सकी, लुढ़खड़ा कर पीछे गई, दूसरी तरफ की सीट से टकराई, फिर दो सीटों की कितार के दरमियान फर्श पर गिर पड़ी। उसे यूं लगा था जैसे मुंह पर लोहे का हाथ पड़ा है। एक तरफ का जबड़ा फोड़े की तरह दुख रहा था, मुंह में खून भर गया था, पता नहीं कितने दांत टूट गए थे। दोनों बॉडीगार्ड्स ने उसे स्टेन गन की जद पर रखकर वार्निंग दी, खबरदार अपनी जगह से हरकत ना करना, वरना हम लोग तुम्हें गोलियों से छलनी कर देंगे। पारस ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हारा सुपरमास्टर मुझे जिंदा देखना चाहता है।
पहले तुम दोनों फैसला करो, मुझे मार दिया जाएगा या मास्टर के लिए छोड़ दिया जाएगा। यह दुरुस्त था। सुपर मास्टर ने उसे जिंदा तलब किया था। दोनों गार्ड्स ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। जरा सी देर के लिए उनकी नजरें पारस की तरफ से हटीं। इतनी ही मोहलत काफी थी। उसने एक की स्टेन गन पर हाथ मारा, दूसरे की स्टेन गन पर एक ठोकर मारी, जिसके नतीजे में दूसरे के हाथों से हथियार निकल गया। पहले को निहत्था करने के लिए कराटे का हाथ रसीद करना पड़ा। दोनों निहत्थे होकर उस पर टूट पड़े। वो उसकी पिटाई करके अपनी स्टेन गनों तक पहुंचना चाहते थे, मगर खुद पिट रहे थे। सिर्फ 15 मिनट में वो फर्श से उठने के काबिल नहीं रहे। कोयली एक हाथ से सर थाम कर दूसरा हाथ फर्श पर टेक कर उठ रही थी। पारस ने उसके पर्स से बेबी आईना निकाला, फिर उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर एक झटके से उठाया। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगी। वो उसके हाथ में आईना पकड़ाकर बोला, तुमने मेरी लाइल्मी में मुझे एक हाथ मारा, अब आईना देखो, मैं अभी मजीद सूरत बिगाड़ने वाला हूं। उसने दूसरा हाथ मुंह पर मारा। इस बार हलक से चीख भी ना निकल सकी, बस एक कराह निकली। फिर वो फर्श पर गिर के बेहोश हो गई। स्टूवर्ड के कैबिन से हॉस्टेस की आवाज़ सुनाई दी, बहुत दलेरी दिखा चुके पारस। ये दुरुस्त है कि सुपर मास्टर तुम्हें जिंदा देखना चाहता है, लेकिन सही सलामत पहुंचाने की शर्त नहीं है। अब अगर तुमने मैडम पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। उसके बदन पर अब हॉस्टेस वाला लिबास नहीं था। वो शर्ट और पजामा पहने हुए थी, कमर से स्याह बेल्ट बंधी हुई थी, पाँव नंगे थे। वो मार्शल आर्ट्स में महारत का सबूत पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। पारस ने मक्खी उड़ाने के अंदाज में हाथ हिलाकर कहा, तुमने आने में देर कर दी। यहाँ कोई इस काबिल नहीं रहा जिस पर मैं हाथ उठाऊं। हॉस्टेस की ड्यूटी है वो मुसाफिरों की खिदमत करे और जख्मियों की मरहम पट्टी करे। मुझे चैलेंज करने में वक्त ज़ाया ना करो। अपनी मैडम को तिब्बी इमदाद पहुंचाओ। वो ठंडी पड़ गई, क्योंकि उस वक्त सचमुच लड़ाई की नहीं, मैडम की मरहम पट्टी की ज़रूरत थी। वो दौड़कर कैबिन में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कोयली के पास पहुंच गई। पारस ने दोनों स्टेन गनों को उठाया, उनसे लगे हुए कारतूस के एक एक राउंड को अलग किया। वहां 2 सीटों के दरमियान कारतूस की कई पेटियां थीं। उसने किसी को हाथ नहीं लगाया, खाली स्टेन गनों को अपने पास रख लिया। दोनों गार्ड्स बुरी तरह टूट फूट गए थे, फर्श पर ऊंधे पड़े हुए थे। उनमें से एक के जिस्म में हरकत हुई। उसने आहिस्तगी से रिवॉल्वर निकालकर अपने नीचे दबा लिया था। पारस ने उसे कनखियों से देखा, फिर अचानक बैठ गया। गार्ड ने यकबारगी करवट बदलकर फायर किया था। गोली बहुत दूर एक दीवार में जाकर लगी। उसने खाली स्टेन गन खींच कर मारी। गार्ड ने बचने के लिए फिर करवट ली। पारस ने उसके हाथ पर एक ठोकर मारी। रिवॉल्वर दूर चला गया। वो रिवॉल्वर तक रेंगते हुए जाना चाहता था, क्योंकि पांव पर खड़े होने की सकत नहीं थी। पारस छलांग लगाकर उस पर खड़ा हुआ तो वो दबकर रह गया। पारस दूसरी छलांग में रिवॉल्वर उठाकर बोला, अपनी जगह चुपचाप पड़े रहो, वैसे मुझे यकीन है तुम में अब उठने की सकत नहीं रही होगी। उसने करीब आकर उसकी जेबों की तलाशी ली। एक लंबा सा चाकू और रिवॉल्वर की 1 दर्जन गोलियां निकलीं। पारस ने उन्हें अपने पास रख लिया। दूसरे गार्ड के पास से भी कुछ ऐसी ही चीजें निकलीं। हॉस्टेस फायरिंग के वक्त ही मदाखलत के लिए आना चाहती थी, मगर कोयली की कराहें सुनकर उसे अटेंड करने लगी थी। इसके बाद वो पारस की मुखालफत में कुछ ना कर सकी, क्योंकि उसके पास रिवॉल्वर आ गया था। वो 2 रिवॉल्वर, 2 दर्जन कारतूस और 2 खाली स्टेन गनें लेकर सबसे आखिरी सीट पर बैठ गया, ताकि सब पर नजर रख सके। जब कोयली को होश आ गया तो होस्टेस ने कहा, मैडम सीटों पर आकर आराम से लेट जाओ। वो गुमसुम पड़ी खला में तक रही थी और सोच रही थी, उसके साथ जो कुछ हो चुका है क्या वो हकीकत है या वो तौहीन अमेज ख्वाब देख रही थी। होस्टेस ने कहा, तुम्हें तवानाई की ज़रूरत है, मैं दूध में ओवल्टीन लाती हूँ। वो उठकर अपने कैबिन की तरफ जाने लगी। रास्ते में दोनों गार्ड्स पड़े हुए थे। वो उनसे कतरा कर गुजरने लगी। पारस ने उसे निशाने पर रखकर पूछा, कहाँ जा रही हो? वो हकारत से बोली, मर्द होकर निहत्ती औरत को रिवॉल्वर दिखा रहे हो? हथियार नहीं होगा तो तुम मुकाबले पर उतर आओगी। एक औरत से मुकाबला करना मर्दों की शान नहीं है। तुम जैसी औरत को लगाम देने का यही मुनासिब तरीका है। वो तन कर जाना चाहती थी। पारस ने उसके पांव के पास फायर किया।
वो उछल कर पीछे गई। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर जाना चाहोगी तो लंगड़ी हो जाओगी। मैंने क्या पूछा था? मैं अपने किचन में जा रही हूँ मैडम के लिए दूध ओवल्टीन लेने। वो अपनी जगह से उठकर बोला, चलो मैं देखना चाहता हूँ किचन में नुकसान पहुँचाने वाली कोई चीज़ तो नहीं है। वो उसके पीछे चलता हुआ किचन में आया, वहाँ के एक हिस्से को देखने लगा। खाने के सामान के पीछे 2 लकड़ी की पेटियां रखी हुई थीं। एक में टेलीस्कोप लगी हुई 6 राइफलें थीं, दूसरी पेटी में कारतूस भरे हुए थे। वो बोला, यहाँ की चाबी मुझे दे दो। उसने चुपचाप चाबियां उसके हवाले कर दीं। खुद वो दूध ओवल्टीन लेकर चली गई। पारस ने टॉयलेट का दरवाज़ा खोल कर देखा, फिर किचन को मुकफ्फल करके उसी पिछली सीट पर आकर बैठ गया। हॉस्टेस अब गार्ड के पास आकर उनकी मरहम पट्टी कर रही थी। कोयली बैठी हुई दूध ओवल्टीन पी रही थी। ग्लास खाली करने के बाद उसकी नज़र सबसे आखिरी सीट पर गई। पारस दिखाई नहीं दे रहा था। सीट के हत्थे पर रखा हुआ सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा था। तौहीन के एहसास से उसका दिल बैठने लगा। सिर्फ 2 हाथ खाने के बाद वो दूर ही से उस हाथ को पहचानने लगी थी। अगरचे मरहम पट्टी हो चुकी थी, फिर भी तमाम चेहरा फोड़े की तरह दुख रहा था। यूं लग रहा था जैसे अब चेहरा नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह एक फोड़ा रह गया है। उसे याद आया, पारस ने उसे सूरत देखने के लिए बेबी आईना दिया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। करीब ही फर्श पर नन्हा सा आईना पड़ा हुआ था। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया, फिर रुक गई। पारस के सामने आईना देखने से और ज्यादा तौहीन का एहसास होता। उसने झिझकते हुए आखिरी सीट की जानिब देखा। पहले की तरह सिर्फ उसका हाथ नजर आ रहा था। वो फौरन ही आईना उठाकर सीटों के दरमियान रेंगती हुई आई। फिर वहां बैठकर जैसे ही आईना देखा, मुंह से चीख निकल गई। आईने में जख्मों से सूजा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। जा बजा मेडिकेटेड पट्टियां चिपकी हुई थीं। चेहरा फूलकर पहले से दुगना लगता था। वो किसी मोटी भद्दी औरत की सूरत मालूम होती थी। वो गुस्से में गालियां देते हुए उठना चाहती थी, लेकिन फौलादी हाथ याद आ गए। तमाम जख्मों से एक साथ टीसें उठने लगीं। वो 1000 ज़ब्त के बावजूद कराहने लगी। अगर किसी 4 दीवारी में तन्हा होती तो जोर जोर से रोती और चीख चीख कर उसे गालियां देती। हॉस्टेस ने आकर कहा, तुम आराम से लेट जाओ। कोयली ने आहिस्तगी से कहा, मेरे करीब आओ। हॉस्टेस फर्श पर घुटने टेक कर सीटों के दरमियान उसके करीब हो गई। वो बोली, तुम कह रही थीं कि सुपर मास्टर तुम्हें नाकाबिले शिकस्त फाइटर समझता है। तुम ब्लैक बेल्टर हो, इसलिए इस मुहिम में तुम्हारा इंतखाब किया गया है। मैडम, मैंने गलत नहीं कहा। तुम बकवास करती हो। क्या मेरी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम मेरी इंसल्ट का बदला नहीं ले सकती थी? मैं उसके हाथ पांव तोड़ सकती हूँ, लेकिन उसके पास तो रिवॉल्वर है। उसने हमारे तमाम हथियारों और कारतूसों की पेटियों पर कब्जा जमा लिया है। कोयली चंद लम्हों तक सोचती रही, फिर बोली, उसके बाप ने उसे ख्याल ख्वानी के जरिए समझाया होगा कि पहले असलहा और बारूद पर कब्जा जमाया जाए ताकि बेटे की जान को कोई नुकसान ना पहुंचे। मैडम, क्या तुम्हें यकीन है कि फरहाद इस तैयारे को अगवा कर रहा है? नॉनसेंस, अहमकाना सवाल ना करो। मेरे जख्मों से टीसें उठ रही हैं। मुझे हैरानी है उसके हाथ फौलादी कैसे हो गए। देखने में तो वो आम सा बॉडी बिल्डर लगता है। तुम बातें ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। मैं अपना ख्याल जाहिर करती हूँ कि फरहाद अपने बेटे के पास नहीं आता। मैंने खुद देखा है। हमारे एक गार्ड ने उस पर गोली चलाई थी। यूं समझो 1 सेकंड का फर्क पड़ गया। अगर वो बैठ ना चाहता तो गोली का निशाना जरूर बनता। अगर फरहाद होता तो बेटे के लिए ऐसा खतरा मोल ना लेता। वो गार्ड के हाथ से रिवॉल्वर छुड़वा देता, जबकि पारस ने अपने लड़ने के फन से उसका रिवॉल्वर छीना है। उसने हम सब को अपनी दलेरी और हाजिर दिमागी से काबू में किया है। वो होस्टेस को घूर कर देखना चाहती थी, मगर आंखें भी दुखने लगीं। अपनी गजबनाक आंखों से काम लेने के काबिल नहीं रही थी। कराहते हुए बोली, क्या तुम उस पर मरमिटी हो? मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो खूबरू और बड़े बड़े शाहजोरों को ठुकरा दिया है। तुम मेरी बात पर गौर करो। हमें फरहाद नहीं, कोई और अगवा कर रहा है। अगर फरहाद होता तो सोचो, बाप बेटे ने पूरे जहाज को हर पहलू से अपने कब्जे में किया है। उन्हें यहाँ किसी बात से रोकने वाला कोई नहीं है। फरहाद अपने फातिहाना अंदाज में तुम्हें ज़रूर मुखातिब करता। मैं दुआ करती हूँ कि फरहाद ना हो। उससे बदतर कोई दुश्मन होगा तो हम उससे निमट लेंगे।
फिर मैं पारस से ऐसा इंतकाम लूंगी कि वो अपाहज बनकर जिंदगी गुजारेगा। जब भी मुझे याद करेगा तो खौफ से लरजने लगेगा। मैडम, हम खतरात में घिरे हुए हैं और तुम सिर्फ पारस से इंतकाम लेने की बात सोच रही हो। मैं जब तक उसे अपाहज नहीं बनाऊंगी, उसकी सूरत नहीं बिगाड़ूंगी, तब तक मेरे अंदर ये आग भड़कती रहेगी। मैं उसे ठोकरें मारने के लिए इस जहाज को अगवा करने वाले से दोस्ती भी कर सकती हूँ। क्या तुम होशो हवास में ऐसा कह रही हो? हाँ, यह हालात का तकाजा भी है। हम अगवा करने वाले से दुश्मनी करके नुकसान उठाएंगे। हम उसे दोस्त बनाकर उसकी कमजोरियां मालूम करके उस पर गालिब आ सकते हैं। तुम किसी तरह पारस को मुकाबला करने पर मजबूर करो, उसकी मर्दानगी को ललकारो। मैंने ऐसा किया था। उसे कहा था कि मर्द हो तो हथियार फेंक कर मुकाबला करो, मगर वो औरत से लड़ना अपनी तौहीन समझता है। अगर तुम उस पर हाथ ना उठाती तो वो जल्दी से बात काट कर बोली, बकवास मत करो, एक आइडिया है, तुम मेरा अंदाज इख्तियार करो। उसके पास जाओ और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दो। मैंने देखा है वो फौरन बिफर जाएगा, तुमसे भी लड़ने मरने पर आमादा हो जाएगा। वो सोचने लगी, फिर बोली, जब तुमने तमाचा मारा था तो उसके हाथ में रिवॉल्वर नहीं था। डरती क्यों हो? वो गोली नहीं मारेगा। होस्टेस उसके पास से उठकर बोली, अच्छी बात है, हमें पूरा यकीन करना चाहिए कि फरहाद उसके पास आता है या नहीं। जब मैं बेटे की अच्छी तरह पिटाई करूंगी तो बाप जरूर मदाखलत करेगा। फिर वो झुककर बोली, मैडम, अभी तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है, वो तुम्हारे दिमाग में मौजूद होगा। अगर ये सच है तो मैं उसे चैलेंज करती हूँ, वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुझे मुकाबले से रोकने की दानिशमंदी करे, वरना उसे बेटा सही सलामत नहीं मिलेगा। वो कोयली को सहारा देकर सीट पर बिठाते हुए बोली, यहाँ बैठकर तमाशा देखो, अभी वो तस्लीम कर लेगा कि मैं औरत नहीं हूँ। मेरे अंदर एक शाज़ोर मर्द छुपा हुआ है जो मुकाबले के वक्त बाहर आता है और मुकाबिल को तोड़ फोड़ कर रख देता है। वो एक जंगजू सिपाही के अंदाज में चलती हुई पारस की सीट के सामने रुक गई। कोयली के दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। वो चीख चीख कर कहना चाहती थी, मारो, उस जलील कुत्ते का मुंह तोड़ दो, मैं अभी आकर उसके मुंह पर थूकना चाहती हूँ, उसे ठोकर मारना चाहती हूँ। वो इससे आगे ना सोच सकी। अचानक तैयारा डगमगा गया था। परवाज की नाहमवारी ने होस्टेस के कदम उखाड़ दिए। तैयारा जिधर झुका वो उधर चीख मारती हुई, गिरती हुई, फर्श पर लुढ़कती हुई सीटों की दो कितारों के दरमियान जाकर फंस गई। पारस सीट बेल्ट से बंधा आराम से अपनी जगह बैठा हुआ था। कोयली और दोनों गार्ड्स भी सीटों से उलटकर इधर उधर पड़े हुए थे। स्पीकर के जरिए पायलट की आवाज़ सुनाई दी। वो माजरत चाहते हुए कह रहा था, मुझे अफसोस है, एक टेक्निकल खराबी के बायस परवाज नाहमवार हो रही है। हम अभी ये खराबी दूर कर लेंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि सीट बेल्ट बांध लें ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। शुक्रिया। परवाज को हमवार होने में थोड़ी देर लगी। फिर पायलट ने स्पीकर के जरिए कहा, हम माजरत चाहते हैं, तैयारे में पैदा होने वाली खराबी दूर हो सकती है, मगर हम ऐसी हालत में परवाज नहीं करेंगे। आप हिफाजती बेल्ट बांधे रखें, सिगरेट बुझा दें, तैयारा 15 मिनट में लैंड करने वाला है। होस्टेस को सख्त चोटें आई थीं, लेकिन वो जख्म खाने की आदी थी। फिर उठकर खड़ी हो गई थी। कोयली ने कहा, ये लोग तैयारा कहाँ उतार रहे हैं? हमारी परवाज गैर कानूनी है। हम किसी भी एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। होस्टेस यही बातें दरवाज़ा पीट पीट कर कहने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। वो थक हार कर करीब ही एक सीट पर बैठ गई। हिफाजती बेल्ट बांधते हुए खिड़की के पार देखने लगी। परवाज बहुत नीची हो गई थी। तैयारा किसी वीरान इलाके में उतरने वाला था। दरख्त और हरियाली कहीं कहीं दिखाई दे रही थी, वरना हर तरफ ऊंची नीची पहाड़ियां नजर आ रही थीं। फिर कच्चे पक्के छोटे छोटे मकानात नजर आने लगे। इसके बाद वसी मैदान में दूर तक खैमे दिखाई दिए। बड़े बड़े ट्रक और मुसल्ला अफराद इधर उधर आ जा रहे थे। तैयारा एक वसी और सड़क पर दौड़ता हुआ एक जगह रुक गया। सब ने सीट बेल्ट खोल दिए। एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ जाकर देखने लगे। वो इस इलाके को अच्छी तरह समझना चाहते थे। जहां तैयारे को उतारा गया था वहां दोनों तरफ वसी मैदान में खैमे नजर आ रहे थे। उनके अतराफ मीलों दूर तक तार की दीवार बनाई गई थी। उस दीवार के साथ हर 100 गज के फासले पर मजबूत लकड़ियों की ऊंची मचाने थीं, जिन पर मुसल्ला अफराद थे, और बड़ी बड़ी हेडलाइट्स थीं जिनकी रोशनी रात को दूर तक हरकत करती जाती थी। कोई इजाज़त के बगैर तारों की बाड़ के ना बाहर जा सकता था, ना ही अंदर आ सकता था।
होस्टेस ने दूर से पारस को देखा। वो आराम से बैठा हुआ था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कैबिन की चाबी दो, हम सबको मुसल्ला रहना चाहिए। उसके करीब आने से पहले ही वो उसे रिवॉल्वर के निशाने पर रखकर बोला, वहीं रुक जाओ, अभी हथियार हमारे किसी काम नहीं आएंगे। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, तुम क्या समझते हो, हमसे छीने हुए हथियार तुम तन्हा इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकोगे? ये तुम समझते हो, मैं नहीं समझता। दूसरे गार्ड ने कहा, इसका मतलब है तुम इनके सामने हथियार डालना चाहते हो? हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। होस्टेस ने कहा, इतनी अकल तो हमें भी है कि हम चारों तरफ से बेशुमार मुसल्ला दुश्मनों में घिरे हुए हैं, हमें हथियार डालना ही चाहिए। लेकिन हम अगर जिद्दोजहद किए बगैर घुटने टेक देंगे तो वो हमें बुज़दिल समझकर कमज़ोर कैदियों जैसा सलूक करेंगे। यह हमारा तजर्बा है कि दुश्मन खा कैसा ही शैतान सिफ्त हो, वो दलेर कैदियों की कदर करता है। पारस बोला, कैदी बनने के बाद भी तुम लोगों को दलेरी दिखाने और फरार होने की कोशिश करने के मौके मिल सकते हैं। ऐसे वक्त में अपनी हसरतें पूरी कर लेना। कोयली ने कहा, उधर देखो, बहुत सी गाड़ियां आ रही हैं। वो सब दोनों तरफ की खिड़कियों के पास जाकर देखने लगे। मुसल्ला अफराद से भरी हुई गाड़ियां तैयारे का मुहासरा कर रही थीं। वो मुसल्ला अफराद छलांगे लगाकर उतर रहे थे और अपनी अपनी गाड़ी के पीछे जाकर मोर्चा संभाल रहे थे। कोयली ने दूर से पारस को नफरत से देखा, फिर कहा, ये लोग इसके बाप के आदमी हैं। ये कभी नहीं चाहेगा कि हम कैबिन से हथियार निकालकर उन पर फायरिंग करें, मगर मैं वार्निंग देती हूँ, हमें कैदी बनाकर हम पर सख्तियां की जाएंगी तो सुपरमास्टर तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा, इस इलाके को हवाई हमलों से नीस्तो नाबूद कर देगा। पारस ने कहा, तुम उस आने वाले कल से डरा रही हो जिसे हम में से किसी ने नहीं देखा। हमें अपने आज से डरना चाहिए और सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मेरे टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन ने हमें यहाँ तक नहीं पहुँचाया। अगर वो ऐसा करते तो मेरे दिमाग में ज़रूर आते, मगर तुम लोगों को अभी यकीन नहीं आएगा और मैं यकीन दिलाने के लिए खामखा बहस नहीं करना चाहता। जो हकीकत है वो जल्द ही सामने आने वाली है। उसकी बात ख़त्म होते ही स्पीकर के ज़रिए कहा गया, मैं तैयारे का पायलट बोल रहा हूँ। अभी मेरे और को पायलट के दिमागों को टेलीपैथी से निजात मिल जाएगी, फिर हम भी तुम्हारी तरह कैदी बना लिए जाएंगे। इससे पहले वो ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती कहती है, उसे तैयारे के अंदर होने वाली हर बात का इल्म है। असलहे का छोटा सा ज़ख़ीरा होस्टेस के कैबिन में है। उसकी चाबी पारस के पास है। पारस हथियार डालना चाहता है जबकि दूसरे एतराज़ कर रहे हैं। एक ज़रा खामोशी हुई, फिर स्पीकर से कहा गया, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। मेरे अहकामात सुनने के बाद पारस तैयारे का दरवाज़ा खोलेगा। उसके पास 2 स्टैन गनें और 2 रिवॉल्वर हैं। वो उन्हें लेकर तैयारे से तन्हा नीचे आएगा, चाबियां हमारे हवाले करेगा। इसके बाद दूसरे लोग बारी बारी दोनों हाथ उठाकर बाहर आएंगे। चलो अब हुक्म की तामील करो और दरवाज़ा खोल दो। पारस अपनी जगह से उठ गया। उसी वक्त पायलट कैबिन का दरवाज़ा खुल गया। पायलट और को पायलट उनके दरमियान आ गए। वो सब उन्हें घूर कर देख रहे थे। पारस ने चाबी के जरिए एग्जिट का दरवाज़ा खोला, तय की हुई सीढ़ियां खोलकर नीचे तक पहुंचाई, फिर 2 रिवॉल्वर और 2 स्टैन गनें उठाए सीढ़ी से उतरता हुआ नीचे आया। तमाम हथियार दूर फेंक दिए। इसके बाद दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो गया। एक शख्स ने आकर उसे चाबियां ली, उसे एक गाड़ी में पीछे बैठने का हुक्म दिया। दूसरे भी बाहर आ रहे थे और उसी गाड़ी में पीछे बैठ रहे थे। फिर वो गाड़ी चल पड़ी। उनके पीछे मुसल्ला अफराद की गाड़ियां थीं। पायलट परेशान होकर कह रहा था, मैं तैयारे को यहाँ तक कैसे ले आया, ये समझ में भी नहीं आता। कोयली गुर्रा कर बोली, जो बात बच्चों की समझ में आ जाती है वो तुम्हारी समझ में नहीं आई। मैडम, मेरा मतलब ये है कि मैं टेलीपैथी का असर जानता हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि किसी ने मेरे दिमाग में किस तरह जगह बनाई। होस्टेस ने कहा, मैंने समझाया था शराब ना पियो। कोयली ने कहा, मैंने भी समझाया था, बल्कि इससे बोतल छीन ली थी। को पायलट ने कहा, तुम बोतल लेकर गई तो पायलट कैबिन में से 4 बोतलें और निकल आईं। अब गौर करने से बात समझ में आती है, किसी ने हमारे दिमागों पर कब्जा जमाकर पहले ही वो तमाम बोतलें वहां पहुंचा दी थीं ताकि हम उसके जेर असर रहकर पीते ही रहें। होस्टेस ने पारस को देखकर कहा, मुझे अफसोस है, हमने आपस की लड़ाई में वक्त ज़ाया कर दिया। अगर हम पायलट या को पायलट में से किसी को ख्याल ख्वानी के असर से निकालने की कोशिश करते तो शायद कामयाब हो जाते। कोयली को याद आया,
पारस ने उसे मशवरा दिया था कि पायलट और को पायलट को गोली मार दी जाए, वो तैयारे को मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो अब भी उसकी सलाहियतों पर यकीन करने को तैयार नहीं थी, शायद इसलिए कि वक्त गुजर चुका था। अब यकीन करके कौन सी कामयाबी हासिल होने वाली थी। वो गाड़ियां एक जगह रुक गईं। उन्हें गाड़ी से उतरने का हुक्म दिया गया। पारस ने उतरकर चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वो तार से बने हुए इहाते के अंदर एक कैंप में थे। हर 100 गज के फासले पर ऊंची ऊंची मचानों में मुसल्ला अफराद मुस्तैद नजर आ रहे थे। जिन मुसल्ला अफराद की ड्यूटी नहीं थी वो मुख्तलिफ खैमों में आराम कर रहे थे। उनमें जवान औरतें भी थीं। वो चुस्त जीन्स, बुनियान या शर्ट पहने हुए थीं। उनके शानों से स्टेन गनें लटक रही थीं। कुछ औरतों के पास जदीद राइफलें थीं और कुछ ने रिवॉल्वर पर इक्तिफा किया था। उनकी कमर से कारतूस की पेटी बंधी हुई थी और होल्स्टर में रिवॉल्वर नजर आ रहे थे। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।